जिस तरीके से हमने अंग्रेजी हुकूमत को हटाया था, जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाई थी, उसी तरीके से ये मोदी सरकार से भी देश आजाद हो जाएगा। इससे भी हम लड़ा लेंगे, जीत लेंगे। मतलब मोदी तो सरकार से संविधान देश इसलिए गुलाम बचाने है। का, बिल्कुल मोदी सरकार सरकार है ही नहीं। हम कह रहे हैं ये विपदा है, ये आफत है। विपदा और आफत से कैसे निपटते हैं? जिस देखिए कोई भूकंप आ जाता है, तो भूकंप के बाद क्या होता है? उसका पुनर्निर्माण होता है। उसको फिर से चीजों को खड़ा किया जाता है। हम लोगों ने नौकरियों के अवसर पैदा किए थे, रेलवे में हम लोगों ने अवसर पैदा किया था, बैंक में अवसर पैदा किया गया था, LIC में, MTNL में, BSNL में, भेल में, सेल में, हिल में, तमाम चीजों में। ये मोदी सरकार रोजगार तो नहीं दे रही है, रोजगार के अवसरों को बेच रही है, खा रही है और अंबानी अडानी को खिला रही है। ये इससे अंग्रेजों की सरकार की तरह से जैसे लड़ा गया था, जिस जज्बात से, जिस ऊर्जा से, जिस एकता से, वही अब देख लीजिए कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा का, वहां पे जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी इंडिया अलायंस में शामिल है, सब अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग किस आधार पे आप कर रहे हैं जो बयानबाजी हो रही है? अखिलेश यादव जाते हैं MP में तो कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो बयानबाजी। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए CPI MLA के विधायक मनोज मंजिल जी हैं। मैं इनसे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। आज जो ये लोग आप लोग मजदूर किसान संघर्ष यात्रा निकाले हुए हैं, क्या इसका उद्देश्य है और इसको लेकर के कहाँ तक जाने वाले देखिए, हैं? जो मजदूर किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। पूरे देश के मजदूर किसानों का वोट लेंगे और राज चलाएंगे अंबानी अडानी के लिए। किसानों से जमीन हड़पना चाहेंगे, उनके फसल पर कब्जा, उनके जीविका पर कब्जा, ये तो चलेगा नहीं। किसानों के लिए जो आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, आय तो दुगनी नहीं कर पाए साहब, लेकिन कृषि लागत दुगनी से भी ज्यादा हो गई, महंगाई दुगनी से भी ज्यादा हो गई, बेरोजगारी दुगनी से भी ज्यादा हो गई, भुखमरी हम 125 में 111वें स्थान पर हम लोग खड़े हैं। तो इसलिए देखिए, सबसे आज महत्वपूर्ण सवाल है कि हम जो बोल रहे हैं, ये बोलने की जो आजादी है, आपने जो सवाल पूछा, ये आजादी, ये अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है और ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान को रौंद करके हम सरकार चलाएं। तो सबसे बड़ी हमारी जवाबदेही है भारतीय संविधान को बचाना। भारतीय संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तो लड़ने का अधिकार रहेगा, संगठित होने का अधिकार रहेगा, हुकूमतों से सवाल पूछने का अधिकार रहेगा। तो ये अधिकार रहेगा, तो जिस तरीके से हमने अंग्रेजी हुकूमत को हटाया था, जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाई थी, उसी तरीके से ये मोदी सरकार से भी देश आजाद हो जाएगा। इससे भी हम लड़ा लेंगे, जीत लेंगे। मतलब मोदी तो सरकार से देश गुलाम है। बिल्कुल मोदी सरकार सरकार है ही नहीं। हम कह रहे हैं ये विपदा है, ये आफत है। विपदा और आफत से कैसे निपटते हैं? जिस देखिए कोई भूकंप आ जाता है, तो भूकंप के बाद क्या होता है? उसका पुनर्निर्माण होता है। उसको फिर से चीजों को खड़ा किया जाता है। तो 10 साल में उसी तरीके से ये तमाम चीजों को इन्होंने तहस नहस कर दिया है। फिर से भारत का पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। फिर से हमको भारत में आज नफरत का ये कारोबार चला रहे हैं, तो फिर से भारत में एक दूसरे से लोग प्रेम रहे, भाईचारा रहे, हम मिल करके इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को, राष्ट्रीय संपदाओं को बचाएं। जिससे हम लोगों ने नौकरियों के अवसर पैदा किए थे, रेलवे में हम लोगों ने अवसर पैदा किया था, बैंक में अवसर पैदा किया गया था, LIC में, MTNL में, BSNL में, भेल में, सेल में, हिल में, तमाम चीजों में, कोल ब्लॉक में। ये जो नौकरियों के अवसर पैदा हुए थे 10 साल में, इन्होंने क्या किया? हम नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार सबको रोजगार दे रही थी, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस की भी सरकार में रोजगार मुद्दा था, तब नौजवानों ने इनके ऊपर भरोसा किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार कम से कम रोजगार के अवसरों को बेच कर खा नहीं रही थी। ये मोदी सरकार रोजगार तो नहीं दे रही है, रोजगार के अवसरों को बेच रही है, खा रही है और अंबानी अडानी को खिला रही है और देश भुखमरी के चपेट में है। तो इसलिए ये जो सरकार है, ये सरकार नहीं है। ये इससे अंग्रेजों की सरकार की तरह से जैसे लड़ा गया था, जिस जज्बात से, जिस ऊर्जा से, जिस एकता से, वही ऊर्जा, वही एकता, वही जज्बात और वही कुर्बानी की भावना से लैस होकर के इस सरकार से लड़ना। आप एकता की बात कर रहे हैं, विपक्ष में एकता है कहाँ?
इसका मैं उदाहरण दे रहा जनता हूँ, में एकता सुन बनेगा। लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप देख लीजिए कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा का, वहां पे जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी इंडिया अलायंस में शामिल है, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं कि 2024 में एक होकर के लोकसभा चुनाव लड़िएगा? हम केवल राजनीतिक पार्टियों की एकता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जमीन पर एकता हो, जन आंदोलन में एकता हो। जो लोग भी परेशान है इस सरकार से, जमीन और जन आंदोलन में एक हो जाओ। राजनीतिक पार्टियों के जहां तक सवाल है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन है, और वहां पे स्टेट के हिसाब से जहां जो बीजेपी को हरा सकता है, वहां वो उनकी ज्यादा जवाबदेही है, उनको ज्यादा सीट मिलेगा। तो इसलिए वो अलग अलग राज्यों में ये पार्टियां अलग अलग लड़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का जो अलायंस है उसमें कहीं कमजोरी आ गई है, बिल्कुल नहीं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन है, और इसीलिए अलग अलग स्टेट के सेपरेट सेपरेट स्टेट के पॉलिटिकल सिचुएशन के अनुसार भाजपा से लड़ाई हो रही है। भाजपा इस बार 5 राज्यों में सबसे ज्यादा भाजपा की क्षति होने वाली है, और भाजपा को 5 राज्यों में जनता सबक सिखाने वाली है। भाजपा को सबक सिखाएगी। आप कह रहे हैं जो बयानबाजी हो रही है, अखिलेश यादव जाते हैं एमपी में तो कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है, जो भी चुनाव में जो बयानबाजी हो रही है, इससे कैसे निपटिएगा आप लोग? देखिए, अखिलेश जी जो भी कांग्रेस के प्रति बयानबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके बयानबाजी को हम लोग देखेंगे, लेकिन मूल बात है जनता। जनता का जमीन पे और जन आंदोलन में एकता बनेगी तो भाजपा की हार निश्चित रूप से होगी, और राजनीतिक पार्टियां जो इधर उधर सोचेगी भी वो नहीं सोच पाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जनता के लिए होती है, और जनता चाह देगी तो पॉलिटिकल पार्टी भी जो इधर उधर कर रही है वो नहीं कर पाएगी। आगे देखिए, थोड़ा नजदीक आने आप दीजिए। लोग आरक्षण के समर्थन में हरदम रहे हैं और बिहार बहुत अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं 75% आरक्षण दे करके। इसको लागू कैसे आप लोग करवाइए, क्योंकि जिसको लाभ नहीं मिल रहा है उसको लाभ मिले। ये लागू तो तब होगा, लाभ तो तब होगा जब दलित अति पिछड़ों और पिछड़ों के बेटे बेटियां स्कूली एजुकेशन से ड्रॉप आउट ना करें, वो कॉलेज विश्वविद्यालय तक पढ़ें, तभी तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, लाभ ले पाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं है, तो प्राइवेटाइजेशन में भी, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तीसरी बात है कि रिजर्वेशन के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में जो हेल्थ का, एजुकेशन का, जो कई सेक्टर्स का, जो कई इंस्टीट्यूशंस का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो रिजर्वेशन तो वहां होगा नहीं। इसलिए दो काम, एजुकेशन पर और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई पर ये सरकार अपने स्टेट में चीजों को प्राइवेटाइज ना करे, ताकि रिजर्वेशन सुरक्षित रह सके, रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एक एजुकेशन के मामला में सरकारी नौकरियों के अवसर पैदा करके और केजी से पीजी तक एजुकेशन को फ्री करके हम रिजर्वेशन का लाभ दिला सकते हैं। और चौथी बात कि बिहार में जो गरीबी की दुष्चक्र है, इस गरीबी के दुष्चक्र के लिए बिहार में भूमि सुधार होना जरूरी है, बिहार में कृषि की विकास जरूरी है। तो निश्चित रूप से SC ST EBC OBC को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। गरीबी के दुष्चक्र से, बेरोजगारी के दुष्चक्र से इनको मुक्ति मिलेगी। चलिए हमसे बात करें।